Hello everyone. In this video I am going to cover 4 questions of same type from chapter Pair of Linear Equations in Two Variables class 10th. These questions are important for CBSE board exams, ICSE board exams, other state boards and as well as important for competitive exams. Let's start with the first question. We have the students of a class are made to stand in a complete rows. If one student is extra in each row, there would be 2 rows less, and if one student is less in each row, there would be 3 rows more. Find the number of students in the class. अब उन्होंने क्या बोला है? The students of the class are made to stand in a complete rows. If one student is extra in each row, अगर हर एक लाइन में एक बच्चा एक्स्ट्रा हो जाता है तो there would be 2 rows less. तो 2 rows वहाँ पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है. एंड इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन ईच रो, और अगर हम हर एक रो में से एक बच्चा कम कर देते हैं तो हमारे पास 3 रोज क्या हो जाती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें कि हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट है. राइट. तो मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, मैं 5 की 2 रोज बना दूँ. राइट. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम बोलें कि आप हमारे पास 2 की 5 रोज बना दो. राइट. हम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो रिड्यूस कर देते हैं. हमने कितने कर दिए? 2 स्टूडेंट्स. बट अब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो तो 10 ही थे ना. अरेंज तो उन्हीं को करना पड़ेगा. इफ 2 स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, हाउ मेनी रोज शुड बी देयर? देन 5 रोज शुड बी देयर. लाइकवाइज हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हमारे पास बच्चे कितने हैं टोटल. राइट. हम मान लें कि हमारे पास, हमें नहीं पता हमारे पास कितने बच्चे हैं. तो फाइंड आउट करने के लिए कि हम कैसे निकालें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हम यहाँ पे लेट क्या करेंगे? हम यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी रोज़ हैं इनिशियली और हर एक रो में कितने बच्चे हैं. मान लो अगर हमारे पास 5 रोज़ हैं. राइट. और हर एक रो में 2 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल कितनी रोज़ हो गई? टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 10. अगर मेरे पास 7 रोज़ हैं और हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 21. अगर मेरे पास 8 रोज हैं और हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 32. राइट. अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम सबसे पहले तो हमें ये भी नहीं पता नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट्स कितने हैं हर एक रो में. तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे? लेट द नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज मान लो हमने x लेट कर लिया. फिर हम क्या लेट करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो. मान लो हमने लेट कर दिया कि हर एक रो में y स्टूडेंट्स हैं. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? जब हमने 7 रोज ली थी और हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स लिए थे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए? 21. अगर हमने 8 रोज बनाते हैं और हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स लेते हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 32. अगर हम x रोज बनाते हैं और हर एक रो में y स्टूडेंट्स लेते हैं तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? XY. बस एक यही कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. राइट. तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपको बताना था कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. अगर बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर एक बार प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो उनको लेट करना पड़ेगा. कुछ बच्चे लेट कर लेंगे. लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x. फिर क्वेश्चन करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन को आगे करना कैसे है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में हमने लेट क्या करना है? हमने नंबर ऑफ रोज लेट करनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन ईच रो, हर एक रो में इनिशियली कितने स्टूडेंट्स हमने लिए हैं हमें वो लेट करना है. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन जाएंगे? XY. तो लेट करते हैं. लेट नंबर ऑफ रोज is equal to x and number of students in each row is equal to y. right. उसके बाद हमारे पास therefore total number of students will be x multiplied by y. These are total number of students. अब हम अपनी केसेस बनाते हैं. उन्होंने केस 1 में हमें क्या बोला है? दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. फर्स्ट
the class are made to stand in complete rows if one student is extra in each row. अगर आप हर एक रो में एक स्टूडेंट इंक्रीज कर देते हैं, आपके पास पहले हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स थे y, अब कितने हो जाएंगे y प्लस 1, देयर वुड बी 2 रोज लेस. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो पहले से 2 कम हो जाएंगी. तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज पहले x थी अब कितनी बच जाएंगी हमारे पास x माइनस 2. रोज क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी. कितनी लेस हो जाएंगी, 2. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए. नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा इन ईच रो. तो अब कितने हो गए हैं, 1 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ईच रो. तो y प्लस 1. आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से अरेंजमेंट करने में क्लास की टोटल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में फिर भी कितने ही रहेंगे, एक्स वाई ही हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. हम उन्हीं को कभी एक रो में एक बच्चा बढ़ा रहे हैं, कभी एक रो में कुछ बच्चे कम कर रहे हैं. तो हम चेक कर रहे हैं कि अरेंजमेंट की इतने बच्चों को हम किस तरह से अरेंज करें. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आएगा. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई ही है. यही इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है. अब केस 2 में उन्होंने क्या बोला है, इफ़ 1 स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो. अगर हम हर एक रो में से एक बच्चा कम कर देते हैं, पहले हमारे पास y बच्चे थे, अब हमने y माइनस 1 कर दिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी डेफिनेटली. देन देयर वुड बी 3 रोज मोर. कितनी रोज इंक्रीज हो गई हैं हमारे पास, 3 रोज इंक्रीज हो गई हैं. जो हमारे पास x नंबर ऑफ रोज थी अब वो कितनी हो गई हैं, x प्लस 3 हो गई है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो आ जाएगा, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर भी कितना रहेगा, एक्स वाई ही रहेगा. आप बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना. इस क्वेश्चन में बस एक यही बात थी जो समझने वाली है. मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें एक यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पूरे फैक्टर के साथ. यू विल गेट एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई. एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई. यहाँ पे भी एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और इक्वेशन आ जाएगी आपके पास माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यू कैन कंसिडर इट एज इक्वेशन 2. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और यहाँ से x और y की वैल्यू निकालें. आप देखिए यहाँ पे x और x दोनों का जो कोफिशिएंट है इधर 1 है और इधर -1 है, सेम है और साइंस ऑपोजिट है. तो हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की नीड है. हम करेंगे आगे 1 प्लस 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. सेकेंड इक्वेशन इज माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3 लिख लेते हैं. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा. देयर इज y इज इक्वल टू 5. व्हाट इट इज, y की वैल्यू अगर आपके पास 5 आ गई है तो x की वैल्यू निकालें. y की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दें. 5 2 ज़ा 10. 10 को उस साइड पे ट्रांसपोज करोगे, 10 प्लस 2 इज 12. तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12. मतलब आपके पास टोटल कितनी रोज हैं, 12 रोज हैं और हर एक रो में 5 स्टूडेंट्स हैं. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 12 5 ज़ा 60, राइट. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 60. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. इसको आगे प्रॉपरली आप खुद लिखेंगे. मुझे बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि किस तरह से आपकी इक्वेशंस बनेंगी, राइट. तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच वन ऑफ A and B हैव सम मनी. इफ A gives ₹50 to B, then B will have twice the money left with A. But if B gives ₹20 to A, then A will have thrice as much as is left with B. How much money does each have? तो हम लेट कर लेते हैं.
let money with A, अच्छा फिर ऐसे लिख लेते हैं, let A and B have rupees X and Y रिस्पेक्टिवली, राइट। ए के पास कितने हैं अमाउंट इनिशियली x और B के पास कितनी है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने फर्स्ट केस में, इफ A गिव्स ₹50 टू B, A ने 50 रुपीज़ B को दे दिए, उसके पास x रुपीज़ थे और उसने उसमें से 50 रुपीज़ दे दिए B को, तो B के पास कितने हो जाएंगे, उसके पास पहले y थे, अब y प्लस 50 हो जाएंगे, राइट, इट इज y प्लस 50। देन B विल हैव ट्वाइस द मनी, उन्होंने बोले देन B विल हैव, तो हम इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये B है, B विल हैव की जगह पे आएगा हमारा इज इक्वल टू ट्वाइस, 2 टाइम्स द मनी लेफ्ट विद A, जो A के पास अमाउंट बच की है उसकी ट्वाइस मनी बन जाएगी B के पास, दैट इज x माइनस 50। अगर A अपनी अमाउंट में से B को 50 रुपीज़ दे देता है तो A में से 50 रुपीज़ कम हो जाएंगे और B के पास 50 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला इस केस में क्या होता है, देन B विल हैव की जगह पे हम डालेंगे इज इक्वल टू, इधर रखेंगे हम इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो B के पास अमाउंट बना है दैट इज x प्लस 50 इज इक्वल टू ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद A, 2 टाइम्स x माइनस 50। सेकेंड, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 50 दिस इज y प्लस 50 सॉरी इज इक्वल टू 2x माइनस 100, इट कैन बी रिटन एज 2x माइनस y, दिस इज माइनस 150 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या बोला उन्होंने, बट इफ B गिव्स 20 रुपीज टू A, अगर B A को 20 रुपीज़ दे देता है देन A विल हैव, अब A के पास कितने हो जाएंगे, पहले उसके पास x थे, अब उसने B से 20 रुपीज़ ले लिए और B ने अपनी अमाउंट में से 20 रुपीज़ दे दिए, देन A विल हैव, अब वो A की बात कर रहे हैं, A विल हैव थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स एज मच एज लेफ्ट विद B, B के पास जो अमाउंट बचा है A के पास उसका 3 टाइम्स अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 60, दिस इज x माइनस 3/60, इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 80 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करें और x और y की वैल्यू निकालें। हमारे पास किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है तो बेटर है कि आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, साइंस भी सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट एज इट इज and multiply your second equation with 2. You will get 2x minus 6y plus 160 is equal to 0. This is minus, this is plus, this is minus. Now you have to consider these new signs, right? ये cancel हो जाएगा, ये plus 6y है, ये minus y है, तो आपके पास बच जाएगा 5y। ये minus 160 है, ये minus 150 है, तो आपके पास दोनों add हो जाएंगे जैसे कि दोनों के साथ negative sign है। तो दिस इज 1, दिस इज 310 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 310 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, 1 लेफ्ट, 5 2 10, तो y के पास कितनी अमाउंट आ जाएगी इनिशियली 62 रुपीज़। अब आप ए की फाइंड आउट करें, y मीन्स b के पास टोटल कितनी अमाउंट आ गई। b के पास टोटल इनिशियली y की वैल्यू उसकी अमाउंट थी ना, तो y के पास टोटल b के पास कितनी अमाउंट आ गई रुपीज़ 62। अब आप a की फाइंड आउट करें, b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें और देखें आपकी a की वैल्यू कितनी आती है। आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। लेट्स डू नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम आर इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर ईच, its area is increased by 21 meter square. If the length is increased by 1 meter and the breadth is decreased by 1 meter, the area is decreased by 5 meter squares.
फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। आपको क्या फाइंड करना है? रूम का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है आपके पास एक रूम है, अगर हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को इंक्रीज कर देते हैं 1 के साथ। पहले तो हम लेट करेंगे कि हमारी एक्चुअल में लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है। तो लेट द लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू x and let the breadth of room is equal to y। आप ऐसे भी लेट कर सकते हैं, let the length and breadth of a room respectively are x and y, right? या फिर x and y respectively। अब उन्होंने बोला है अकॉर्डिंग, तो एरिया बताएं कितना होगा। एरिया ऑफ रूम विल बी, अगर उसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया ऑफ रूम is length multiplied by breadth, तो that is equal to xy। ये रूम का एक्चुअल एरिया है, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if the length is, फर्स्ट केस है, if the length and breadth of the room are increased by 1 meter, अगर हम दोनों को 1 मीटर से इंक्रीज कर देते हैं, x plus 1 और breadth y plus 1, तो एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21। तो यहाँ पे आपको एरिया जो है वो एक्चुअल एरिया ही लेना है, एक्स वाई, ये हमारा एक्चुअल एरिया है। इसी एक्चुअल, अगर एक्चुअल लेंथ में चेंज आया है, एक्चुअल ब्रेड्थ में चेंज आया, तो एरिया भी तो एक्चुअली लेंगे ना, उसी में ही चेंज आएगा। तो उन्होंने बोला जो एक्चुअल एरिया से एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, 21 मीटर इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो यू विल गेट एक्स वाई, x plus y plus 1 is equal to xy plus 21। xy से xy कट जाएगा और जो आपके पास इक्वेशन बनेगी दैट इज x plus y, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। कंसिडर इट एज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 1 मीटर, तो लेंथ हमारी x थी, हमने इसको इंक्रीज कर दिया, एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर, तो दैट इज y minus 1। द एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 5 मीटर, तो इस केस में हमारे पास जो एरिया है वो 5 मीटर से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो एक्चुअल एरिया वॉज एक्स वाई और ये 5 मीटर से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ओरिजिनल एरिया। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, देन -1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पे भी कट जाएगा और जो इक्वेशन बचेगी आपके पास वो है -x प्लस वाई, ये 1 उधर चला जाएगा तो यू विल गेट -4। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स सेम है विद देयर ऑपोजिट साइंस, तो आपको दोनों इक्वेशंस को सिर्फ प्लस करना पड़ेगा, x से x कट जाएगा। तो आप यहाँ पे कर लेते हैं, चले, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4, ये दोनों कट जाएंगे, यू विल गेट 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इज 16, तो y कितना आ जाएगा आपके पास 18 कैसे आ गया, 6/2 इज 8, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 8, और अगर आपके पास ब्रेड्थ 8 है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, अब इसमें y की वैल्यू पुट करें 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास x विल बी 12, लेंथ आ जाएगी हमारे पास 12 और ब्रेड्थ आ जाएगी हमारे पास 8, और ओरिजिनल एरिया कितना आ जाएगा 12, 8 है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर 96 मीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। लेट्स टू द नेक्स्ट वन। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बिलो एवरेज बच्चा या फिर एवरेज बच्चा भी इस क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कई बार तो टॉपर्स भी हो जाते हैं, राइट। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं, एक बार आप खुद ट्राई करें, आपको खुद ट्राई करना चाहिए। देखिए है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है, सबके सारे बच्चों के टिप्स पे होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। ये तो सबको रटा पड़ा होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर स्पीड निकालनी है तो टाइम को डिवाइड कर दो, अगर टाइम निकालना है तो स्पीड को डिवाइड कर दो, वेरी कॉमन फॉर्मूला है ना।
तो अब आप इसको यूज़ करें और एक बार खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखें, राइट। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। पहले तो सर्टेन का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड, जो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड को ऊपर नीचे नहीं कर रही है, फिक्स्ड स्पीड से चल रही है और एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है, राइट। अब उसके बाद ये तो उन्होंने इनिशियल स्टेज दी है, तो आप बताएं कि अगर उसने किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करना है किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, है ना। इफ़ द ट्रेन हैड बिन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो जितने टाइम पे उसको पहुंचना था, अपनी स्पीड को ज़्यादा करने की वजह से वो 4 घंटे पहले ही पहुंच गई है। उसको जो उसका एक्चुअल टाइम था उससे उसको 4 घंटे क्या लगे, कम लगे, है ना। एंड इफ द ट्रेन हैड बीन स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, कई बार ख़राब हो जाती है, जब वेदर ख़राब हो जाता है, कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर देती है तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो आपने देखा है कि जैसे विंटर्स में फॉग वगैरह होती है तो भी ट्रेन को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, तो इस वजह से उसको अपने शेड्यूल्ड टाइम से 6 आवर्स क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द जर्नी। आपको बताना है कि पूरी जर्नी की लेंथ कितनी है, मतलब आपको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सबसे पहले तो एक्चुअल स्पीड और दूसरा ले लेते हैं एक्चुअल टाइम टेकन, राइट। और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। आपने देखा होगा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक सेकंड क्वेश्चन को छोड़ के सब में हमने इसी तरह से स्टार्ट किया। हमने 2 वेरिएबल्स सिलेक्ट किए और वहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले थे, रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी आप देखें स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकालना पड़ रहा है, डिस्टेंस निकालना पड़ रहा है। आपके पास बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, बट इस क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट कर लेते हैं, लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्चुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू y आवर्स, राइट। अब हमने स्पीड भी लेट कर ली और हमने टाइम भी लेट कर लिया, तो देयरफॉर हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, x इंटू वाई किलोमीटर्स। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ये तो इनिशियल है जब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अब उसके बाद कुछ कुछ चेंजेस आ रही हैं, किसी भी रीज़न से आ सकती है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है तो स्पीड क्या बन जाएगी अब, x प्लस 4, राइट, एंड इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो टाइम कितना हो जाता है, 4 आवर्स रिड्यूस हो जाता है, दैट इज y माइनस 4। तो हमारे पास डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो ट्रेन को उतना ही कवर करना है। अगर ट्रेन को चंडीगढ़ से आप मान लें दिल्ली जाना है तो डिस्टेंस तो फिक्स ही है ना उसका। अगर टाइम कम होता है, स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने क्या बोला है, स्पीड जो है ट्रेन की वो कितनी, अच्छा स्पीड इंक्रीज हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, राइट, x प्लस 6, पहले इनिशियल x थी अब x प्लस 6 हो गई है। इट वुड हैव बीन टेकन 4 आवर्स लेस, और टाइम जो एक्चुअल टाइम था उससे 4 आवर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, पर डिस्टेंस विल रिमेन सेम। अब पीछे वाले क्वेश्चन को याद करें, एरिया वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ में चेंजेस आ रही थी, उसकी वजह से एक्चुअल एरिया में चेंजेस आ रही थी। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ मिलते जुलते ही क्वेश्चंस हैं।
आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। जो हमारे पास इक्वेशन है आपके पास इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 कॉमन ले लें, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है हमें, उन्होंने सेकेंड केस में बोला है इफ़ द ट्रेन हैड बीन स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन ने अपनी स्पीड कम कर ली है, पहले x किलोमीटर थी पर आवर, फिर उसने इंक्रीज की थी, अब उसने कितनी कम कर ली है, रिड्यूस स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 6। देन इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर टाइम, 6 आवर्स इंक्रीज हो गया y प्लस 6, बट अगेन डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस इज फिक्स्ड xy, गॉट इट। दिस इज xy प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू xy। ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और x और y की वैल्यू निकाल के देखें, फिर उसका आंसर आप चेक करें कि सेम आ रहा है। तो हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास, ओके, सेकेंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की नीड है क्योंकि x की कोफिशिएंट सेम है विद ऑपोजिट साइंस, तो ये तो पहले से ही कट जाएंगे। 3y माइनस 2y इज y, 12 बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो यू विल गेट माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 24। y आपके पास था क्या, 24 आवर्स उसको एक्चुअल में लग रहे हैं। अब आप x निकालें, अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यू विल गेट x माइनस 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज x इज इक्वल टू 30। x कितना आ गया आपके पास, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो है वो चल रही है, और उसको टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम जो ट्रेन ले रही है अपने पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वो कितने आवर्स ले रही है, 24 आवर्स। और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 30 विच इज इक्वल टू 720 किलोमीटर्स। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस 720 किलोमीटर्स। अब एक क्वेश्चन मैं दूंगी आपको एज अ होमवर्क, जो आपको एक बार ट्राई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करके देखें, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, सॉल्व करके देखना एक बार, राइट। और अगर नहीं समझ में आता है तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।